सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम आगे हल संधि के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम अच संधि और संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत नामक प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि हमने अच संधि में भी अध्ययन किया था कि हम सूत्र के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम संधियों के अनुसार नहीं पढ़ रहे, अपितु जो सूत्र विशेषतः पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनके अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं। केवल उन्हीं सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो हल संधि का भी हम उसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। हल का या तो हल के साथ या स्वर के साथ जब मेल होता है और हल में या व्यंजन में जब विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो वो संधि हल संधि कहलाती है। इसमें आपको जब दो पदों का मेल होगा तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो आपको व्यंजन मिलेगा, हल मिलेगा, और बाद वाला वर्ण या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। तो ऐसी संधि जहां पर होगी वहां पर हल संधि होती है। हल संधि के कुल 14 भेद बताए गए हैं। तो हल संधि का हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहले ही अध्ययन कर लिया है। उससे संबंधित वीडियो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हल संधि को हमने एक दूसरे तरीके से, आप कह सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ा है। वो वीडियो आप ट्रिक्स भंडार प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में पूरी हल संधि को पढ़ना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में जो जो सूत्र निर्धारित हैं वो 9 है। कौन कौन से हैं? स्तोह स्चुनाश्चु जो कि स्चुत्व संधि का विधान करता है। दूसरा है स्टुनास्टु जो स्टुत्व संधि का विधान करता है। तीसरा है झलाम जशो अंते, ये जशत्व संधि का विधान करता है। चौथा है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा जो अनुनासिक संधि का विधान करता है। पांचवा है झयो हो अन्य तरश्याम, ये पूर्व सवर्ण संधि या हत्व संधि का विधान करता है। तोरली सूत्र लत्व संधि का या पर सवर्ण संधि का विधान करता है। मोनुस्वार सूत्र अनुस्वार संधि का विधान करता है, इससे अनुस्वार संधि होती है। 8वां सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, इस सूत्र के द्वारा अनुस्वार पर सवर्ण संधि का विधान किया जाता है। और अंतिम सूत्र है सश्चो अटी, ये छत्व संधि का विधान करता है। तो कुल 9 सूत्र हमारे पास हैं। इन सूत्रों को हमें बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से सूत्र के अनुसार ही पूछे जाएंगे। लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर आपने अलग अलग सूत्रों को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सूत्र आपके मिक्स हो सकते हैं। देखिए, पद देखकर उसमें संधि बताना फिर भी आसान है, लेकिन सूत्र के अनुसार बताना कि इस सूत्र के अनुसार कौन से पद में संधि हुई है या नहीं हुई है, ये थोड़ा सा एक अपेक्षाकृत एक थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। क्योंकि उसमें अगर आपका दिमाग से सूत्र का अर्थ थोड़ा बहुत भी स्लिप हो गया तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको इन 9 सूत्रों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। तो कौन से सूत्र से क्या विधान होता है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सूत्र है स्तोह स्चुनाश्चु। ये सूत्र क्या कहता है कि स्तोह सकार और तवर्ग का स्चुना, इनके साथ, किसके साथ? सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर जो सकार और तवर्ग हैं वो सकार और चवर्ग हो जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि अगर जहां पर संधि होनी है उन 2 पदों में कहीं भी आगे या पीछे कहीं पर भी सकार या तवर्ग है और उनके या तो आगे या बाद में शकार और चवर्ग आ गए तो जो सा है, दंत्य सा है, वो तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है और जो तवर्ग है वो क्रमशः चवर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ता जो है वो तवर्ग का प्रथम वर्ण है, तो जब परिवर्तन होगा तो ये बनेगा चवर्ग का प्रथम वर्ण च। इसी प्रकार थ छ हो जाएगा, द ज हो जाएगा, ध झ हो जाएगा और न हो जाएगा इया। तो
यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, आप ये गलती कतई ना करें कि पहले सकार होगा और बाद में शकार होगा, मतलब बाद से मिलने का इसमें कोई विधान नहीं है। इसमें कहा गया है योग होने पर, सकार का शकार के साथ योग होने पर। तो वो ये जो तालव्य श है ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। इसी प्रकार ये च वर्ग पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो त वर्ग च वर्ग बन जाएगा। त के साथ या भी आ सकता है, फिर भी त का परिवर्तन किस में होगा, च में। इसी प्रकार स के साथ श भी आ सकता है, च छ ज झ या भी आ सकता है। ये 6 वर्णों का योग होने पर ये जो स है ये शकार में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। हरिस प्लस शेते, तो यहां पर जो ये दंत्य सकार है पूर्व पद में, यहां पर इसके साथ श का योग हुआ है तो ये जो स है वो श बन जाता है और पद बनता है हरिश सेते। इसी प्रकार सत प्लस चित, तो त का च हो जाता है और पद बनता है सच्चित। रामस चिनोती, अब देखिए दंत्य सकार के बाद हालांकि शकार नहीं आया, यहां पर क्या आया, च वर्ग, च वर्ग का च आया है, च वर्ग का च आया है, फिर भी ये जो स है ये शकार में परिवर्तित हो जाता है और पद बनता है रामस चिनोती। इसी प्रकार उद प्लस ज्वलः, उज्ज्वलः। याच प्लस न, अब यहां पर ये जो तवर्ग का न है उसका चवर्ग के साथ योग हुआ है, तो ये जो तवर्ग का वर्ण है ये चवर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा, आदेश हो जाएगा इसका। तो यहां पर क्या आदेश होगा, इया। चवर्ग का पंचम वर्ण होता है इया, तो यहां पर पद बनेगा याच्या। सारंगिन प्लस जय, यहां पर न तवर्ग का वर्ण है तो यहां पर जब परिवर्तन होता है तो चवर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है और पद बनता है सारंगिन जय। राज प्लस नह, यहां पर चवर्ग के साथ न का योग होने पर ये जो न है ये इया में परिवर्तित हो जाता है और जब ज और इया मिलते हैं तो क्या बनता है, ज्ञ। तो यहां पर पद बनेगा राज्ञः। अब देखिए, हालांकि शात एक अलग सूत्र है, लेकिन 2014 और 16 वाली प्रश्न पत्र में मैंने शात से संबंधित प्रश्न देखा है, इसलिए एक छोटा सा एक यहाँ पर प्रसंग है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ये क्या कहता है, ये सूत्र ये ष्टुत्व कार्य का निषेध करता है। अभी जो पूर्व में हम करके आए हैं कि सकार के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है, तो इस कार्य को क्या कहते हैं, ष्टुत्व कार्य। अब ये जो शात सूत्र है ये ष्टुत्व कार्य का निषेध करता है। ये कहता है एक विशेष परिस्थिति ऐसी होगी जहां पर शकार और तवर्ग का योग होगा लेकिन फिर भी तवर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या परिस्थिति होगी कि पूर्व में तो सवर्ण आ जाए, पूर्व में क्या आ जाए, तालव्य श, और उसके बाद अगर तवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, त थ द ध न, तो इस न में या त थ द जो भी है उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो जो प्रश्न शब्द बनता है उसका जब विच्छेद करते हैं तो पद बनते हैं पृष प्लस नह। अब स्तोश्चु नाश्चु के अनुसार तो इसको इया हो जाना चाहिए था, किंतु शात सूत्र ने इसका निषेध कर दिया, तो यहां पर पद बनता है प्रश्नः। इसी प्रकार विष प्लस नह विष्णः, जश प्लस त्वम जशत्वम। अब यहां पर श के बाद ता आ गया तो च हो जाना चाहिए था, किंतु शात ये कहता है कि स के बाद तवर्ग आए तो परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें से मुख्यतः ये जो प्रश्न शब्द है इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अपवाद के रूप में याद रख सकते हैं। हालांकि संभावना बहुत कम है, 0.01% संभावना है, लेकिन फिर भी अपवाद को आप याद रखिए तो आपको वहां पर असुविधा नहीं होगी। दूसरा सूत्र है स्टुना स्टुप। इसमें जो स्तोह पद है उसकी अनुवृत्ति पिछले सूत्र से आती है। अनुवृत्ति का तात्पर्य है इसका ग्रहण पिछले सूत्र से किया गया है। ये सूत्र क्या कहता है कि सकार और तवर्ग के साथ शकार जो मूर्धन्य श है उसका और टवर्ग का ट ठ ड ढ ण इनका योग हो जाए तो सकार के स्थान पर तो शकार हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, टवर्ग।
तो बात वही है, स के बाद श भी आ सकता है, ट, ठ, ड, ढ, न, इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो श को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इसी प्रकार त को ट, थ को ड, द को ड, ध को ढ और न को ण हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध जो उदाहरण है, जिनके विषय में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने लगभग वही उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला उदाहरण है रामस प्लस टीकते। तो यहाँ पर टवर्ग का योग होने पर ये मूर्धन्य हो जाता है और पद बनता है रामस टीकते। तद प्लस टीका तट्टिका, ये तवर्ग का तृतीय वर्ण है। यद्यपि यहाँ पर आपको तृतीय लग रहा है, लेकिन अभी जब हम आगे बढ़ेंगे जशत्व संधि के संबंध में, तो जशत्व में क्या होता है कि प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इनके बाद अगर तृतीय चतुर्थ और पंचम ये वर्ण आते हैं, तो जो पहले में स्थित पहला दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण है वो तीसरा हो जाता है। तो यहाँ पे मूल शब्द है तत्। अब वो द है वो ट की वजह से हुआ है, तो मूल शब्द के अनुसार यहाँ पर जो ता है वो टा में परिवर्तित होता है और पद बनता है तट्टिका। रामस प्लस षष्ठः, तो रामश षष्ठः। इसी प्रकार पेश प्लस ता, अब इसमें तवर्ग के साथ पूर्व से योग हुआ है शकार का, तो यहाँ पर तवर्ग टवर्ग में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा और पद बनेगा पेष्टा। इसी प्रकार चक्रिन ढोक से, इसमें ये जो न है ये टवर्ग के ण में परिवर्तित होता है और पद बनता है चक्रिन ढोक से। इसी प्रकार कृष प्लस नः कृष्णः, उद प्लस डीनः उड्डीनः। इस प्रकार तीसरा सूत्र है झलाम जशो अंते। ये सूत्र जशत्व संधि का विधान करता है। इससे संबंधित जितने भी पद होंगे उसमें आपको तृतीय वर्ण दिखाई देंगे संधि स्थल पर। यह सूत्र क्या कहता है कि पदांत झल, पदांत का तात्पर्य आप समझ गए, पद के अंत में अगर झल हो, झल में क्या क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है। इसके अतिरिक्त श, स और ह, ये चारों वर्ण आते हैं। तो पदांत झल को जश हो जाता है। जश का तात्पर्य है तृतीय वर्ण, ज, ब, ग, ड, ये आते हैं जश के अंतर्गत। तो झलों को जश हो जाता है अगर परे स्वर रहे, या वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण रहे, या फिर ह या व र ल रहे। तो कुल मिलाकर आपको इसमें तृतीय वर्ण दिखाई देगा। ये आप समझ गए कि पूर्व में तो होता है प्रत्येक वर्ग का या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है, या फिर श, स, ह हो सकता है, और बाद में तीसरा चौथा पांचवा ह या व र ल या फिर स्वर। तो ये जो वर्ण हैं ये उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर प्रथम वर्ण क लिखा हुआ है और बाद में कोई स्वर है, तो क उसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पूर्व में ता है और बाद में है या, तो ये जो ता है ये इसी वर्ग के तीसरे वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे जगत प्लस ईशः जगदीशः, यहाँ पर पूर्व परे स्वर है, तो ये जो प्रथम वर्ण है ये तृतीय द में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी, दिक् प्लस अंबरः दिगंबरः, अच प्लस आदि, तो चवर का तृतीय वर्ण हो जाएगा ज, अजादि। इसी प्रकार सुप प्लस अंतः क्या होगा, सुबंतः, पवर का तृतीय वर्ण ब हो जाएगा। वाक प्लस दानम वागदानम, अब जो द है वो तवर का तृतीय वर्ण होता है, तो तृतीय वर्ण परे रहते ये जो वाक है ये का है ये इसी वर्ग का तीसरा बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ग। तो यहां पर पद बनेगा वागदानम। सत प्लस आनंदः सदानंदः, ककुब प्लस गामी ककुबगामी। इस प्रकार से अब इसके पश्चात बात करते हैं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र अनुनासिक संधि का विधान करता है। अनुनासिक क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है, ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे कवर्ग का ग है, चवर्ग का इया है, तवर्ग का न है, टवर्ग का ण
और पवर्ग का म। ये पांचों वर्ण अनुनासिक होते हैं। तो ये जो सूत्र है ये अनुनासिक के संबंध में विधान करता है। ये क्या कहता है कि यरो, पदांत में तो यर रहे। यर के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण कोई भी यहां पर हो सकता है। और बाद में अगर अनुनासिक रहे, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे, तो ये जो यर है, पूर्व में स्थित जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण है, वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, पूर्व में मान लीजिए आप दो पद हैं, तो पूर्व के पद के अंत में हमारे पास है का और उसके बाद है ना। तो पूर्व में क्या हो गया? पहला वर्ण, और बाद में क्या हो गया? पंचम वर्ण। तो अब ये जो का है ये इसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ग। तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग। बस यही विधान ये सूत्र करता है। लेकिन ये जो कार्य है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है वा। वा का तात्पर्य होता है अथवा, अर्थात विकल्प से। ये सूत्र विकल्प से अनुनासिक संधि का विधान करता है। तो जहां पर अनुनासिक संधि नहीं होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर होगी जशत्व संधि, क्योंकि जशत्व संधि में जो पिछला सूत्र हमने पढ़ा है झलाम जशु अंते, वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण परे रहते ये विधान करता था। तो वहां पर पांचवें वर्ण का समावेश था। तो अगर हम अनुनासिक नहीं करेंगे तो हम क्या कर देंगे? तीसरा वर्ण कर देंगे। जैसे देखिए, वाक प्लस महिमा। तो यहां पर पूर्व में प्रथम वर्ण है कवर्ग का और बाद में है पंचम वर्ण। पवर्ग का पंचम वर्ण होता है म। तो ये जो का है, जब इसमें यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा से हम अनुनासिक संधि करेंगे तो क के स्थान पर हो जाएगा घ और यहां पर पद बनेगा वांग महिमा। और जब हम अनुनासिक नहीं करेंगे, विकल्प पक्ष का अभाव होगा, तो यहां पर क के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा ग और जशत्व होकर पद बनेगा वाग महिमा। तो यहां पर ये दोनों ही पद सही हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये गलत है, दोनों पद सही है। अब प्रश्न पर निर्भर करता है कि परीक्षा में परीक्षक आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर वो पूछ रहा है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से कौन सा पद सिद्ध हुआ है, और अगर वो यहाँ पर वाग महिमा देता है तो ये गलत है, क्योंकि ये जो पद है ये झलाम जशो अंते से बना है। वांग महिमा ये पद बना है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से। इसी प्रकार एतद प्लस मुरारी, तो यहां पर ये जो द है इसको तवर्ग का ही पंचम वर्ण न हो जाता है और पद बनता है एतन मुरारी। और जहां पर अनुनासिक संधि नहीं होती वहां पर जशत्व संधि हो जाती है और तवर्ग का तृतीय वर्ण द ही है, तो द का द रहता है और यहां पर पद बनता है एतद मुरारी। इसी प्रकार दिक प्लस नागह, तो यहां पर दिंग नागह और अनुनासिक के अभाव में ग ही रहता है तृतीय वर्ण और पद बन जाता है दिग्नागह। इसी प्रकार सत प्लस मार्गह, तो यहां पर अगर तवर्ग के परे मा है तो अनुनासिक संधि जब होगी तो पद बनेगा सन्मार्गः, और जब अनुनासिक ना करके हम जशत्व करेंगे तो तवर्ग का तृतीय वर्ण द हो जाएगा और पद बनेगा सदमार्गः। अब इसके संबंध में एक विशेष विधान है। ये जो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र है ये विकल्प से विधान करता है कि आप चाहें तो कर लें, आप चाहें तो ना करें। अगर आप नहीं करें तो आप जशत्व कर दें। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जहां पर आपको अनुनासिक संधि करना आवश्यक है, वहां पर अनुनासिक संधि नित्य होती है। और वो कौन सा परिस्थिति है? वो यहाँ पर एक वार्तिक आता है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात यदि प्रत्यय परे रहे तो अनुनासिक संधि नित्य होती है। जैसे तद प्लस मात्रम, यहाँ पर ये दोनों पदों का जब योग होता है तो इस तृतीय वर्ण के स्थान पर न हो जाता है तन मात्रम। लेकिन ये जो मात्रम है ये प्रत्यय से संबंधित है, तो यहां पर ये संधि नित्य होगी तन मात्रम। यहां पर आप तद मात्रम पद नहीं बना सकते। इसी प्रकार वाक प्लस मयम, तो जब मयट प्रत्यय होता है परे तो क के स्थान पर आवश्यक रूप से नित्य रूप से ग ही होता है और पद बनता है वांगमयम। इसी प्रकार चित्तमयम चिन्मयम, तो ये जो विशेष बात है इसे आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगला सूत्र है झयो हो अन्य तरश्याम।
ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र पूर्व सवर्ण संधि करता है, अर्थात पूर्व वाले वर्ण के अनुसार इसमें वर्ण हो जाता है। ये क्या कहता है कि झयो, झय के परे हो, झय के परे ह रहने पर उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाता है, लेकिन ये जो कार्य है ये अन्य तरश्याम विकल्प से होता है। अब झय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो झय के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो अगर पूर्व में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद में ह हो, तो जो ह है उसको पूर्व में स्थित वर्ण के अनुसार सवर्ण हो जाता है। लेकिन अब सवर्ण कौन सा करें, कौन सा वर्ण करें हम, तो इसके लिए आंतरतम्य परीक्षा करते हैं। आंतरतम्य परीक्षा क्या होती है कि इनके आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान देखे जाते हैं कि कौन से वर्ण के समान हो रहे हैं ह के साथ, तो फिर उसी वर्ण का विधान किया जाता है। तो जब आंतरतम्य परीक्षा करते हैं तो ये चतुर्थ वर्ग वर्ण के समान ह का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आते हैं। तो आप इतना भी याद ना रखें, तो आप बस ये याद रखें कि अगर पूर्व में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और उसके बाद में ह है, तो ये जो ह है ये पूर्व में जिस भी वर्ग का वर्ण विद्यमान है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। अगर पूर्व में क, ख, ग, घ, ग नहीं, अगर पूर्व में क, ख, ग, घ है और बाद में ह है तो ये चतुर्थ वर्ण घ बन जाएगा। अगर पूर्व में च, छ, ज, झ है और बाद में ह है तो चाहे च हो पूर्व में, चाहे ज हो, ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, झ। अर्थात पूर्व में स्थित जो वर्ण है उसी का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार टवर्ग अगर पूर्व में हो तो ह के स्थान पर ढ हो जाता है, तवर्ग पूर्व में हो तो ह के स्थान पर ध हो जाता है, और पवर्ग पूर्व में हो तो ह के स्थान पर भ हो जाता है। और ये कार्य कैसा होता है, विकल्प से होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तद प्लस हितम, तो यहां पर पूर्व में तृतीय वर्ण है तवर्ग का और बाद में है ह, तो ये जो ह है ये तवर्ग का चतुर्थ वर्ण ध बन जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा, तद प्लस धितम। अब यहां पर जशत्व कार्य भी करते हैं, तो यहां तो पहले ही तृतीय वर्ण है तो तृतीय ही रहता है और पद बनता है जशत्व करके तद्धितम। जहां पर हम ये पूर्व सवर्ण का अभाव करते हैं, अर्थात जहां पर ह को पूर्व सवर्ण नहीं होता वहां पर बस जशत्व ही होता है और वहां पर पद बनता है तद्हितम। इसी प्रकार वाक प्लस हरि, तो यहां पर ये जो ह है ये कवर्ग का चतुर्थ वर्ण घ हो जाता है, वाक घरी। और जब जशत्व करते हैं तो क को तृतीय वर्ण ग हो जाता है और पद बनता है वाक घरी। और जब हम पूर्व सवर्ण नहीं करते तो फिर केवल मात्र जशत्व होता है, कवर के स्थान क के स्थान पर तृतीय वर्ण ग हो जाता है और पद बनता है वाग हरि। भूभृत प्लस हसती, तो यहां पर तवर्ग का चतुर्थ वर्ण ध हो जाता है, भूभृत धसती। और जशत्व जब होता है तो त के स्थान पर क्या आ जाएगा, तृतीय वर्ण, तो यहां पर बनेगा भूभृत धसती। और जब हम पूर्व सवर्ण का अभाव करते हैं, पूर्व सवर्ण नहीं करते, तो केवल जशत्व होता है और पद बनता है भूभृत हसती। इस प्रकार से तो ये जो सूत्र है ये केवल ह को परिवर्तित करने से संबंधित है। इसमें केवल ह में ही परिवर्तन होता है। ह पूर्व के वर्ण जैसा हो जाता है जब वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण पूर्व में रहें तो। अगला सूत्र है तोरली। तोरली सूत्र क्या कहता है, देखिए इसमें सूत्र में ही छिपा हुआ है तोह ली। तोह किसका रूप चला है, तू का। तू का जब रूप चलेगा तो तोह बनेगा। ये कहता है कि तवर्ग के परे लकार के रहने पर, तवर्ग का तात्पर्य त थ द ध न, तो पूर्व में त थ द ध न हो और बाद में लकार हो तो तवर्ग के स्थान पर ल पर सवर्ण हो जाता है। तवर्ग के जो भी वर्ण पूर्व में हैं उनके स्थान पर ल ही हो जाएगा। जैसे अगर पूर्व में ता है बाद में ला है तो ता भी ला ही बन जाएगा। इसी प्रकार था और ला में था भी ला हो जाएगा, दा भी ला हो जाएगा, धा भी ला हो जाएगा और ना भी ला
हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो न को ला होता है, तो न चूंकि अनुनासिक वर्ण है, इसलिए जब न का परसवर्ण किया जाता है तो वो भी अनुनासिक ही होता है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ला हो जाएगा अनुनासिक। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तद प्लस लीनः, तो ये तवर्ग का तृतीय वर्ण है, जब पाद में ला है तो ये भी ला हो जाता है और पद बनता है तल्लीनः। पद प्लस लवः पल्लवः, चित्त प्लस लयः चिल्लयः, उत प्लस लेखः उल्लेखः, और विद्वान प्लस लिखति तो विद्वान लिखति। यहाँ पर ना को जो ला हुआ था वो अनुनासिक हुआ, इसलिए ऊपर हमने इस तरह से चंद्र बिंदु लगाया है। तो ये जो सूत्र है ये परसवर्ण संधि का विधान करता है, और इसको लत्व संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परसवर्ण होकर सभी वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है मोनुस्वारः। ये सूत्र अनुस्वार संधि का विधान करता है। ये कहता है कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब कब हो जाता है, तो उसके लिए दो पदों की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। पहला है पदांत और दूसरा है हल वर्ण परे रहते। कौन से म को अनुस्वार होता है? पदांत में स्थित म को। किसी भी पद के अंत में अगर म है और उसके परे अगर कोई व्यंजन है, कोई भी हल वर्ण है, तो उस म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे ये मातरम प्लस वंदे, तो मातरम पद है, द्वितीय में रूप चलता है, तो इस म के स्थान पर परे हल रहते अनुस्वार हो जाता है और इस तरह से रूप बनता है मातरम वंदे। हरिम वंदे, तो म को अनुस्वार होकर हरिम वंदे। इसी प्रकार धर्मम वद, धर्मम वद। अब इसका एक अपवाद है जिसके संबंध में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग अगर शब्द है तो आप उसे याद रखिए। जैसे सम्राटः, सम्राजः, इस तरीके के जो शब्द आते हैं उनमें जो माँ है उसको अनुस्वार नहीं होता, उसका निषेध हो जाता है और हम शब्द में माँ ही देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है मोराजी समः क्वौ। ये क्या कहता है कि सम उपसर्ग के म के बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रहने पर म को अनुस्वार नहीं होता। ये स्पेशली सम्राटः, सम्राजः इस प्रकार के शब्दों के लिए ही ये विधान किया गया है। तो पूर्व में तो सम उपसर्ग हो और बाद में अगर क्विप प्रत्यय वाली राज धातु हो तो जो म है उसको अनुस्वार नहीं होता, और यहाँ पर सम प्लस राट में संधि होकर पद बनता है सम्राट। इसी प्रकार सम प्लस राजः सम्राजः। अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। ये सूत्र अनुस्वार परसवर्ण संधि करता है। जो मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार का विधान किया गया था, उस अनुस्वार को भी परसवर्ण हो जाता है। उसके बाद में स्थित परे स्थित जो वर्ण है उसके समान वर्ण हो जाता है, ऐसा विधान ये सूत्र करता है। ये क्या कहता है कि अनुस्वारस्य, अनुस्वार के यई, यय परे रहने पर, अर्थात पहले तो अनुस्वार है और उसके बाद है यय प्रत्याहारस्थ वर्ण। यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, स, स और ह के अतिरिक्त सारे व्यंजन यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर अनुस्वार के बाद स, श, स और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन है तो जो अनुस्वार है वो बाद में स्थित वर्ण के अनुसार परसवर्ण हो जाता है। अब चूंकि अनुस्वार है तो वो अनुनासिक है, नासिका से उसका उच्चारण होता है, तो जब परसवर्ण होगा तो वो उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। जैसे देखिए उदाहरण से आप समझेंगे, अन प्लस कितः, इस तरह से ये एक पद है। अब ये अन की तह एक और सूत्र आता है मोनुस्वारे के अलावा, नश्चा अपदांतस्य झली। वो कहता है कि अपदांत में, मतलब मोनुस्वारः तो पदांत का ही विधान करता है। एक और सूत्र है जो अपदांत का विधान करता है कि शब्दों के बीच में भी, पदों के जो पद नहीं है वहां पर बीच में भी न और म को अनुस्वार हो जाता है। तो नश्चा अपदांतस्य झली सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये जो न था इसको अनुस्वार होकर पद बनता है अंकितः।
अब अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः सूत्र, अनुस्वार के बाद हल आ गया, का आ गया, स श स ह को छोड़कर, तो ये जो अनुस्वार है ये इस कवर्ग का ही पंचम वर्ण बन जाएगा। तो कवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ग। तो यहां पर जो निष्पन्न सिद्ध रूप बनेगा वो होगा अंकितः। तो अगर आप अंकित को इस तरह से लिखते हैं तो वो संस्कृत के अनुसार गलत है। संस्कृत में जो सिद्ध रूप है वो होता है अंकितः, इस प्रकार। ऐसे ही शाम प्लस तः, यहां पर ये जो मध्य में स्थित अपदांत मा है इसको भी नश्चापदांतस्य झली से, झल परे रहते अनुस्वार हो जाता है और इस तरह से पद बनता है शांतः। अब अनुस्वार से परे त रहने पर अनुस्वार को तवर्ग का पंचम वर्ण न हो जाता है और यहां पर जो सिद्ध रूप बनता है वो है शांतः। इसी प्रकार गुम्फितः, यहां पर म को अनुस्वार होगा और पद बनेगा गुम्फितः। परे फ रहते अनुस्वार को पुनः, फ कौन से वर्ग का वर्ण है? पवर्ग का, और पवर्ग का पंचम वर्ण होता है म। तो अनुस्वार के स्थान पर पुनः म हो जाएगा और जो सिद्ध रूप बनेगा अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः से वो बनेगा गुम्फितः। अंतिम सूत्र है षष्ठो अटि। षष्ठो अटि सूत्र छत्व संधि का विधान करता है। ये श वर्ण के स्थान पर छ आदेश कर देता है। अब उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि कहां पर ये श को छ आदेश करता है। तो ये सूत्र कहता है कि पदांत झय के बाद, झय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो अगर पूर्व में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और उसके बाद श है और उसके पश्चात अगर अट है, अट में क्या क्या आता है? स्वर ह, य, व, र। तो ये जो श है इसको छ हो जाता है। अब पाणिनि ने तो ये अट का विधान किया है, यहां पर इन्होंने अटि लिखा है, लेकिन कात्यायन ने जब वार्तिक की रचना की तो उन्होंने यहां पर अट नहीं मानकर अम प्रत्याहार को माना। तो अम प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है? अम में आता है सारे स्वर ह, या, व, र, ला और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अगर ये परे रहें तो श को छ हो जाता है अगर श से पूर्व किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो तो। और ये जो छत्व का कार्य है, श को छ करने का कार्य है, ये भी विकल्प से होता है। आप ये याद रखिए। आपका मन है, आप करना चाहें तो कर दें, आप नहीं करना चाहें तो नहीं करें। यहां पर दोनों पद ही सही होंगे। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे तद प्लस शिवः। अब यहां पर पूर्व में ये तृतीय वर्ण है, उसके बाद श है और श में क्या मिला हुआ है? ई। तो बाद में क्या है? स्वर। तो तीनों शर्त यहां पर हो गई। पूर्व में तृतीय वर्ण है, उसके बाद श है और श के बाद स्वर है। तो ये जो श है इसके स्थान पर छत्व आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। तो यहां पर पद बनेगा तद शिवः। अब यहां पर स्तुत्व का कार्य भी होता है। स्तुत्व निश्चित रूप से आप अभी तक भूले नहीं होंगे। आपको याद होगा पहला सूत्र जो हमने पढ़ा था कि अगर तवर्ग के साथ चवर्ग का योग हो तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग हो जाता है। तो यहां पर द तवर्ग का तृतीय वर्ण है तो चवर्ग का तृतीय वर्ण यहां पर हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, ये जो तद है ये वस्तुतः क्या शब्द होता है? तत्। तो यहां पर प्रथम वर्ण होगा और पद बनेगा तच्छिवः। और अगर हम छत्व संधि नहीं करेंगे, स को छ नहीं करेंगे तो केवल स्तुत्व कार्य होगा और पद बनेगा तच्छिवः। इसी प्रकार तद प्लस श्लोकेन, यहां पर द के बाद श है और श के बाद है ल। तो परे ल रहते भी कार्य हो जाता है, जैसा कि वार्तिककार ने बाद में अम प्रत्याहार को मान लिया था। तो ल परे रहते श को छत्वादेश होगा और तद प्लस श्लोकेन। अब यहां पर स्तुत्व होगा और ये जो तत् है इसमें ता को च होगा और पद बनेगा तच्छ्लोकेन। और अगर हम छत्व नहीं करेंगे, विकल्प का अभाव होगा, तो केवल स्तुत्व कार्य होगा और पद बनेगा तच्छ्लोकेन। तीसरा है तद प्लस श्रुत्वा। तो श्रुत्वा में श और र मिले हुए हैं, तो यहां पर श के बाद र है और पूर्व में है द। तो ये जो श है इसको छ हो जाएगा, तो तद प्लस श्रुत्वा। अब स्तुत्व होकर बनेगा तच्छ्रुत्वा।
और जहां पर छत्व कार्य नहीं होगा वहां पर केवल च्युत्व कार्य होगा और ये जो ता है इसके स्थान पर चा होकर पद बनेगा तच्छ्रुत्वा। इस प्रकार से तो ये हल संधि से संबंधित जितने भी सूत्र थे उनका अध्ययन हमने कर लिया है। आप इनको बार बार पढ़िए। समझने में अगर आपको कोई परेशानी है और कोई सूत्र आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको समझा दूंगी। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हल संधि से संबंधित और भी सूत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से हल संधि के वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं तो यही कहूंगी कि आप इन्हीं सूत्रों को पढ़ें और लेकिन इनको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जब तक परीक्षा आए आप एक एक सूत्र को इतना अच्छे तरीके से समझ जाएं कि सूत्र पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि प्रश्न यहां से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, अगर कोई परेशानी हो रही है तो दोबारा देखिए। इसके अलावा मुख्य बातों को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।